नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। जब स्कारलेट अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे बाहर कोई नहीं मिला। हालांकि उसने डाइनिंग टेबल पर सफाई से सजे हुए कई व्यंजन देखे, लेकिन वहां कटलरी, चम्मच, कांटे का केवल एक ही सेट क्यों था? क्या यह मेरे लिए है? मेज की ओर बढ़ते हुए वह बड़बड़ाई। उसकी नजर प्लेट के पास रखे एक छोटे से नोट पर पड़ी। मिस स्कारलेट, यह आपका दोपहर का भोजन है। मैं रात को वापस आऊंगा। एक्स। स्कारलेट ने धीरे से जेंडर की साफ सुथरी लिखावट पर हाथ फेरा। वह सुंदर लग रही थी। उसकी सज्जनता देखकर वह भावुक हो गई। लेकिन एक पल बाद ही उसकी मुस्क आना धीरे धीरे फीकी पड़ गई, यह महसूस करते हुए कि जेंडर ने उसे मिस कहकर बुलाया था। क्या उन्होंने पिछली रात एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाने पर सहमति नहीं जताई थी? किसी तरह उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। जेंडर अभी भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति समझता था जिससे वह करीब नहीं था। वह मुझे फिर से ऐसे क्यों बुला रहा है? उसने नोट मेज पर रख दिया। उसने अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपना दोपहर का भोजन करना शुरू किया, उसकी निराशा गायब हो गई। भोजन में टेंडरलोइन स्टेक और ग्रीन सलाद था। मिस्टर जेंडर रिले, आपको मेरा पसंदीदा खाना कैसे पता चला? क्या आपने इतनी गहराई से मेरी जांच पड़ताल की है? भोजन जारी रखने से पहले उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। स्कारलेट ने अपनी सभी चिंताओं, अपनी पारिवारिक समस्याओं और वह जेंडर के साथ कैसे रह पाएगी, इन सब बातों को किनारे रख दिया। अभी वह सिर्फ अपना लंच खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। और उसे पहली बाइट लेते ही एहसास हुआ कि उसे कितनी भूख लगी थी। मांस उसके मुंह में घुल गया और उसकी भूख और बढ़ गई। एक के स्वाद ने उसे पिछले कुछ घंटों की अपनी सारी परेशानियां पूरी तरह भुला दी। स्कारलेट को उम्मीद थी कि लंच खत्म करने के बाद उसका दिमाग शांत हो जाएगा। साथ ही वह बिना किसी सिरदर्द और चिंता के अपनी सभी मुश्किलों को आसानी से सुलझा पाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदें हकीकत से कोसों दूर लग रही थी। अपना लंच खत्म करने के बाद वह अपना सेल फोन चेक करते हुए लिविंग रूम में आराम करने लगी। उसका फोन कल रात से बंद था और उसने अभी उसे चालू किया था। जब उसका फोन चालू हुआ और पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा, तो वह दंग रह गई। ये जानकर कि वह काफी लोकप्रिय है, स्कारलेट हंसना चाहती थी। अभी उसका फोन बंद हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और कई लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसने अपना फोन मेज पर रख दिया और सभी नोटिफिकेशन की आवाजें बंद होने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते हुए उसने कोई दिलचस्प शो देखने के लिए टेलीविजन चालू किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसकी नज़र इस गर्मी में रिलीज होने वाली एक नई सुपरहीरो फिल्म की समाचार रिपोर्ट पर पड़ी। डब्ल्यू कंट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और मुख्य कलाकार और निर्देशक उसमें शामिल होने वाले थे। स्कारलेट को तुरंत याद आया कि उसके असिस्टेंट ने उसे राजधानी आने के लिए कहा था। फिल्म निर्देशक और निर्माता ने उसे डिनर पर आमंत्रित किया था। चूंकि वह कई हॉलीवुड फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई बनाने में शामिल है, इसलिए स्कारलेट शायद ही कभी निर्देशकों या निर्माताओं के साथ ऑफलाइन मीटिंग या डिनर के लिए मिलती थी। उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। वह बहुत से लोगों से मिलने के बजाय कंप्यूटर के पीछे काम करना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन इस बार वह हार्वे ओल्सन को मना नहीं कर सकी, जो एक शीर्ष हॉलीवुड निर्देशक थे और जिन्हें वह अपने पिता समान मानती थी। इसके अलावा उस बूढ़े व्यक्ति ने यह बहाना बनाया कि यह इस देश में उनकी पहली यात्रा है और उन्होंने उससे होस्ट मेजबान बनने के लिए कहा। वह वाकई उन्हें मना नहीं कर सकी।
इसलिए वह उनसे मिलने के लिए सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर, वह इंटरव्यू के लिए किसी मीडिया को या किसी नए निर्माता को साथ नहीं ला सकते जो उससे मिलना चाहता हो। वह वर्तमान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। उसे किसी अन्य प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, भले ही वे बेशुमार पैसा देने की पेशकश करें। कुछ समय बाद स्कारलेट के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत चेक किया और स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दिया। क्या बात है, क्रूज? सोफे पर लेटे हुए उसने फोन उठाया। ओह मेरे भगवान बॉस, आप कहाँ थी? क्रूज रीव्स की घबराई हुई आवाज दूसरी तरफ से आई, जिससे स्कारलेट के कान के पर्दे फटने ही वाले थे। उसने मन ही मन क्रूज को कोसते हुए अपना फोन कान से दूर कर लिया। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाली थी, क्रूज की बातों ने उसे तुरंत रोक दिया। बॉस, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने कल रात से मुझे फोन नहीं किया, और आपका फोन पहुंच से बाहर क्यों था? मुझे लगा किसी ने आपका अपहरण कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। क्रूज अपनी सांसें भरने के लिए रुका और फिर जारी रखा, बॉस आपको पता है, अगर यह कॉल कनेक्ट नहीं होती, तो मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने सीधे पुलिस स्टेशन जाने वाला था। सौभाग्य से आपने मेरा फोन उठा लिया। स्कारलेट ने अपनी आंखें घुमाई। उसे क्रूज का मुंह बंद करने का मन कर रहा था, जो रुक ही नहीं रहा था। यह मूर्ख क्रूज एक पेशेवर रैपर की तरह बोल रहा था। उसने उसे एक शब्द भी कहने का मौका नहीं दिया। कुछ समय बाद, क्या तुम्हारा हो गया? स्कारलेट ने कहा जब उसने सुना कि दूसरी तरफ के आदमी ने गहरी सांस ली है। हा, नहीं बॉस, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। खैर, मेरी सुंदर और दयालु बॉस, आप अभी कहाँ हैं? क्रूज आखिरकार अपनी बात धीमी करने में सफल रहा। बी आइलैंड। तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या तुम भूल गए जो मैंने कहा था? मैं अपनी छुट्टियों के दौरान कोई भी अनावश्यक कॉल रिसीव नहीं करूंगी। बॉस, संयोजक चिन्ह और री। उसका लहजा अपराधी जैसा लग रहा था। यह महत्वपूर्ण है। हाँ, होना ही चाहिए। अगर यह महत्वहीन हुआ, तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारा साल के अंत का बोनस साफ कर दूं। स्कारलेट की शरारती मुस्कान उभरी जब उसने सुना कि क्रूज दूसरी तरफ घबरा रहा है। बॉस, कृपया मुझ पर दया करें। मैं अपनी पूरी संपत्ति की शर्त लगा सकता हूं कि यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। क्रूज दूसरी तरफ हंसा, जो वह कहने वाला था उससे वह खुश था। अधीर स्कारलेट अब और नहीं रोक सकी, लानत है क्रूज। बस कह भी दो। उसने अपने बेवकूफ असिस्टेंट को डांटा। बॉस, मिस्टर आर इस देश में आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या? मुझे पता था। हा, बॉस, आप ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगी, है ना? वह कब आएंगे? वो यहाँ क्या करेंगे? स्कारलेट घबरा गई। न्यूयॉर्क छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद, उस आदमी ने यहाँ उससे मिलने का फैसला किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉस, मिस्टर रेक्स के असिस्टेंट ने मुझे नहीं बताया कि वह अपनी यात्रा के दौरान क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर रेक्स अगले हफ्ते आ रहे हैं और मुझे आपके साथ मीटिंग तय करने के लिए याद दिलाया। रेक्स के आने का ये सही समय नहीं है। उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर वह अचानक यहाँ आ जाता है, तो उसके सिरदर्द का कारण बढ़ जाएगा। तो तुमने क्या कहा? स्कारलेट चाहती थी कि क्रूज कहे कि वह उनसे नहीं मिल सकती। बेशक, मैंने कहा कि आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। मैंने ये भी कहा कि आपके पास उनका मनोरंजन करने के लिए बहुत खाली समय है। वह खुशी से हंसा। स्कारलेट का दम घुटने ही वाला था। हे भगवान, ये लड़का, क्रूज रीव्स, सुनने के मामले में बहुत ज्यादा चालाक बनता है। ऐसा लग रहा था कि उसे एक नया असिस्टेंट खोजने पर विचार करना चाहिए जो अभी भी मासूम हो और जिसे संभालना आसान हो। वह क्रूज जैसे बुद्धिमान असिस्टेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लड़का उससे सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से चीजें करना पसंद करता है। बॉस, क्या आप अभी भी वहां हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो बॉस, क्या आइलैंड बी पर सिग्नल इतने खराब है? बॉस, बेहतर होगा कि आप छुट्टियां मनाने हवाई आइलैंड या बोरा बोरा आइलैंड चली जाएं। उन दोनों आइलैंड्स पर सिग्नल आइलैंड बी से कहीं बेहतर है। स्कारलेट अवाक रह गई। मैं तुम्हें सुन रही हूं।
हालांकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बदलने की योजना बना रही हूं। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ऐसा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका मूर्ख असिस्टेंट और भी देर तक बात करेगा और उसका कीमती समय बर्बाद करेगा। उससे माफी मांगते हुए उसने धीमी आवाज में कहने से पहले एक गहरी सांस ली, मैं सुन रही हूं। मेरे स्टूडियो का क्या हुआ? क्या वह तैयार है? हाँ, बॉस, वह तैयार है। इमारत 100% पूरी हो गई है और आपका घर भी तैयार है। आप किसी भी समय प्रवेश कर सकती हैं और सुविधाओं का उपयोग कर सकती हैं। क्रूज ने उत्साह से रिपोर्ट दी, बॉस, आप वापस कब आ रही हैं? उद्धरण चिन्ह। कल। वाह, सच में, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इस इमारत में अकेले रहने में अकेलापन महसूस होता है, बॉस। हाँ हाँ हाँ, मुझे आपकी याद आती है। क्रूज राजधानी में 1 महीने से अधिक समय से इस देश में उनके नए कार्यालय के काम की निगरानी कर रहा था, लेकिन वह स्कारलेट से कम ही मिलता था। वे ज्यादातर वीडियो या फोन कॉल के माध्यम से ही बात करते हैं। स्कारलेट को अचानक अपराधबोध महसूस हुआ। अगर वह कल राजधानी वापस आती भी है, तो वह अपने घर में नहीं रहेगी क्योंकि वह जेंडर के साथ रहेगी। क्रूज, क्या करूं? लगता है तुम्हें अकेले ही रहना होगा। क्योंकि मैं अभी अपने घर में नहीं रहूंगी। क्या आपने कोई दूसरा घर खरीदा है? क्यों? क्रूज उलझन में था। उसकी बॉस को उसके लिए विशेष रूप से बनाए गए घर में रहना था। यह उनके कार्यालय की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर है, लेकिन अब वह दूसरी जगह रहने की बात कर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और रेक्स के बारे में मैं उससे बाद में फोन करूंगी। ठीक है, बॉस। स्कारलेट ने आखिरकार कॉल काट दिया। क्रूज से बात करने के बाद उसे और भी तनाव महसूस हो रहा था। भगवान, कृपया मुझे थोड़ा आराम दें। इससे पहले कि आप मुझे अन्य परेशानियां दें, मुझे अपने परिवार के मामलों को सुलझाने दें। स्कारलेट भगवान से उनकी दया की प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकी। तनाव महसूस करते हुए स्कारलेट ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। कल राजधानी शहर के एस डिस्ट्रिक्ट में अपने नए जीवन में व्यस्त होने से पहले उसे समुद्र तट पर जाना था और नज़ारों का आनंद लेना था। बाहर जाने से पहले उसने अपनी कैप और चश्मा ले लिया। कड़ी धूप में स्कारलेट समुद्र तट की ओर चल पड़ी। वह एक बड़े इन्फिनिटी पूल के पास से गुजरी जो आगंतुकों से भरा हुआ था। स्कारलेट ने अपने कदम तेज कर दिए। वह पूल के पास नहीं रुकना चाहती थी। किसी तरह उसे थोड़ा जलन महसूस हुई, ये देखकर कि स्विमिंग पूल में उसके अलावा हर कोई जुड़ों में था। काश वो ठंडा आदमी जेंडर मेरे साथ होता, तो मैं यहाँ की महिलाओं को दिखा देती कि मेरा होने वाला पति उनके पार्टनर से कहीं ज्यादा सेक्सी है। हे भगवान, स्कारलेट, ऐसी चीजों की कल्पना करना बंद करो। जेंडर केवल कागजों पर तुम्हारा पति है। उसने तुरंत अपना सिर झटका, अपने अजीब विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश की। जैसे ही स्कारलेट ने समुद्र तट क्षेत्र में प्रवेश किया, अचानक उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह अचानक रुक गई। उसने आवाज पहचान ली। जैसे ही वह अपनी ओर आती हुई एक युवा गोल मटोल लड़की को देखने के लिए मुड़ी, उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। दीदी स्कारलेट, क्या यह आप हैं? हे भगवान, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। दीदी, मम्मी और पापा आपके लिए वाकई चिंतित थे। आप घर से क्यों भाग गईं, दीदी? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निकोल पियर्स स्कारलेट से कुछ ही कदम दूर रुकी। उसका चेहरा बहुत चिंतित दिख रहा था। 2 घंटे पहले उसके पिता ने उसे स्कारलेट को खोजने के लिए कहा था। हालांकि उसे नहीं पता कि उसकी बहन घर से क्यों भागी, फिर भी वह उसे ढूंढ रही है। उसने कई होटलों की जांच की थी। ये तीसरा होटल था जहां वह आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आइलैंड बी के सबसे आलीशान होटल में मिलेगी। दीदी, चलिए घर चलते हैं। पापा ने मुझे अभी आपको घर ले जाने के लिए कहा है। निकोल ने स्कारलेट को कुछ न कहते देख फिर से कहा। जो भी समस्या हो, आपका भागना ठीक नहीं है, दीदी। उद्धरण चिन्ह। उसने चिंता में कहा। स्कारलेट थक चुकी थी। कुछ ही मिनट पहले उसे लगा था कि वह थोड़ा चैन की सांस ले सकती है,
अपने परिवार की समस्याओं से मुक्त होकर, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। वे मुझे अभी भी क्यों ढूंढ रहे हैं? लगता है कि वो ठरकी बुढ़ा ओल्ड फ्रांस अभी भी उन पर दबाव बना रहा है। लेकिन क्या जेंडर ने इसे सुझाने का वादा किया है? स्कारलेट उलझन महसूस कर रही थी। उसने निकोल की आंखों में देखा। निकोल, सुनो। बीच में मत आओ, वरना मैं तुमसे भी नफरत करने लगूंगी। अब घर जाओ और पिता से कहो कि मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा। बड़ी, स्कारलेट ने कहा और समुद्र तट की ओर चलना जारी रखा। लेकिन दीदी, तुम एक अच्छी लड़की हो निकोल। मेरे पास तुमसे नफरत करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझ पर दबाव डालती रही, तो मैं तुम्हें उसी तरह देखूंगी जैसे मैंने तुम्हारी मां को देखा था। स्कारलेट ने पीछे मुड़े बिना कहा। निकोल दंग रह गई। जब से वे बहनें बनी, स्कारलेट उसके साथ अच्छी रही थी। स्कारलेट ने उसके साथ कभी सौतेली बहन जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी सगी बहन की तरह माना। वह स्कारलेट को पसंद करती थी और उसका सम्मान करती थी। और उसे इस तरह बोलते हुए सुनकर वह डर गई। उसकी बहन को गुस्सा दिलाने के लिए घर पर जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा। दीदी, मैं, स्कारलेट को जाते देख वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। दीदी, मुझे आप पर विश्वास है। अब आप जो भी करें, मैं आप पर विश्वास करूंगी। आप जानती हैं ना कि मैं आपकी कितनी परवाह करती हूँ और आपसे कितना प्यार करती हूँ। निकोल ने नम आंखों से स्कारलेट की ओर देखा। निकोल की बातें सुनकर स्कारलेट ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह लॉरेन से नफरत करती थी, लेकिन निकोल को देखकर उसका दिल पसीज गया। वह छोटी लड़की मासूम थी, लेकिन उसकी मां बहुत लालची थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, निकोल। मुझे उम्मीद है एक दिन हम फिर मिलेंगे। स्कारलेट, निकोल की आवाज सुने बिना होटल के पीछे निजी समुद्र तट प्राइवेट बीच की ओर चलती रही। जिन स्विमिंग पूल्स के पास से वह गुजरी थी, उनके विपरीत सफेद रेतीला तट सुनसान दिख रहा था। वहां केवल वह और कुछ लाइफगार्ड थे, जो समुद्र तट पर अलग अलग बिंदुओं पर तैनात थे। शायद इसलिए क्योंकि सूरज अभी भी काफी ऊपर था। होटल के अन्य मेहमान समुद्र तट पर खेलने या समुद्र में तैरने से कतरा रहे थे। वे अकेले नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। स्कारलेट का भी समुद्र में तैरने का कोई इरादा नहीं था। वो बस पन्ना जैसे हरे एमरल्ड समुद्र को देखकर अपने मन को शांत करना चाहती थी। उसने समुद्र तट के पास करीने से लगी चेज लाउंजेस आराम कुर्सी में से एक पर बैठने का फैसला किया। भले ही सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन छतरी उसे तपिश से बचा सकती थी, और अब तक वह समुद्र से आने वाली ठंडी हवा के साथ सहज महसूस कर रही थी। वह कुछ देर तक अपने सामने फैले अनंत महासागर को निहारती रही। अपनी तन्हाई का आनंद लेने के थोड़ी देर बाद, उसने पास ही ड्यूटी पर तैनात एक वेटर को बुलाया। उसने एक ठंडा पेय और ताजे फल मंगवाए। जल्द ही नाश्ता परोस दिया गया। लहरों की आवाज सुनते हुए उसे वह नाश्ता खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस जगह की शांति ने उसके मोबाइल फोन देखने की इच्छा को पीछे धकेल दिया। इस बीच पर पहुंचने के बाद से ही उसने अपना फोन बंद कर दिया था। अभी वह इंटरनेट की खबरों या उसे खोजने वाले लोगों से परेशान हुए बिना प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहती थी। वह लेट गई और अपनी आंखें मूंद ली। उसका मन उन दिनों की यादों में खो गया जब वह न्यूयॉर्क में रहती थी। बड़े शहर और इस द्वीप की जीवन शैली के अंतर ने उसे हैरान कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में उसने अपना अधिकांश समय अमेरिका के कुछ बड़े शहरों में बिताया था। उसकी आंखें और कान ऊंची इमारतों, ट्रैफिक और परेश आना आंखों के साथ गुजरते लोगों को देखने के आदी थे। और शहर में रहते हुए उसका समय बहुत कम महसूस होता था। ऐसा लगता था कि वहां रहने के दौरान 24 घंटे भी काफी नहीं थे। जब वह इस देश वापस आई, तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। इस द्वीप पर जीवन ऐसा लगता है जैसे समय धीरे चल रहा हो। यहाँ की शांति उसके मन को शांत कर सकत बड़ी ही है। उसे आधी रात को कभी कारों के हॉर्न या पुलिस के सायरन सुनाई नहीं देते। उसे कहीं जाने के लिए जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये द्वीप बहुत बड़ा नहीं है और आबादी भी कम है। वह द्वीप के चारों ओर पैदल चल सकती है या साइकिल चला सकती है। हालांकि भले ही यहाँ के निवासियों की संख्या कम है,
लेकिन विदेशी या स्थानीय पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है। यहाँ 1 महीने तक रहने के बाद स्कारलेट को वापस राजधानी जाने और अपनी दैनिक दिनचर्या में लौटने की योजना से नफरत होने लगी थी। लेकिन कल की घटना ने उस सारे सुख को अचानक फीका कर दिया जो उसने इस द्वीप पर 1 महीने के दौरान महसूस किया था। इस द्वीप पर रहना अब उसका सपना नहीं रह गया था। अब वह केवल यहाँ से जाना चाहती थी, उस दुष्ट महिला से बचने के लिए जो उसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह वास्तव में इस द्वीप को हमेशा के लिए नहीं छोड़ने वाली थी। आखिरकार वो यहीं पैदा हुई और पली बढ़ी थी। अपनी माँ के साथ बचपन की यादें अभी बड़ी ही उसके दिल और दिमाग में अंकित थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह वापस आएगी। हालांकि ऐसा जल्द नहीं होने वाला था। वह पहले अपने पिता और उस घटिया महिला से ओशन ग्रुप छीनने की योजना बनाएगी। स्कारलेट विचारों में इतनी खो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला और वह कब सो गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। बाद में शाम को स्कारलेट को अचानक पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई, जिससे उसकी नींद खुल गई। आसमान में गोधूली सांझ देख वह चौंक गई, और जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। उसके होठों से एक हल्की कराह निकली क्योंकि उसका पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे पीटा हो। आप एक दिलचस्प महिला हैं, मिस स्कारलेट। अपने पास से आई परिचित आवाज सुनकर स्कारलेट चौंक गई। वह आवाज की ओर मुड़ी। जैसे ही जेंडर रिले का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, जैसे उसने बोलने की क्षमता खो दी हो। आप जैसी महिला इस खुली जगह पर इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती है? भले ही यह एक प्राइवेट बीच है, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कारलेट ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा और दर्दनाक महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने सीधे बैठने की कोशिश की, और उसी समय उसने देखा कि उसके शरीर के आधे हिस्से को एक गहरे नीले रंग के सूट ने ढका हुआ है। यह क्या है? क्या ये जेंडर का सूट है? उसने धीरे से फिर से जेंडर की ओर देखा। उसने गौर किया कि उसने केवल हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी, और उसके हाथ में मौजूद सूट का रंग वैसा ही था जैसा जेंडर की पैंट का। पल भर में ही स्कारलेट को शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हुआ। उसने धीरे से सूट उठाया और उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आपकी वजह से मुझे डिनर के लिए देर हो गई है, उसने कहा, और फिर उसे बोलने का मौका दिए बिना आगे बढ़ गया। स्कारलेट पूरी तरह अवाक थी। यह आदमी, जेंडर रिले, बहुत ठंडा और लगभग अभद्र है। वह उसे अपने देर से होने वाले डिनर के लिए कैसे दोषी ठहरा सकता है? उसने तो उसे यहाँ आने के लिए कहा भी नहीं था। और जहां तक उसे याद था, उसे पूरा यकीन था कि इस आदमी ने उसे कॉफी के लिए भी नहीं पूछा था, डिनर तो दूर की बात है। वह उसके व्यवहार से चिढ़ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसी लहजे में जवाब दे पाती, वह आदमी उससे काफी दूर जा चुका था। भाड़ में जाओ, जेंडर। उसने अपने मन में उसे कोसा और उसके लंबे डेगों कदमों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी चाल तेज कर दी। उसने उसके महंगे सूट को सावधानी से पकड़ा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वह महंगा दिखने वाला सूट मुड़ न जाए या फट न जाए, शायद यह आदमी इसके पैसे मांग ले। प्रेसिडेंट स्वीट रूम के रास्ते में जेंडर या स्कारलेट की ओर से कोई शब्द नहीं बोला गया। वह उस कष्टप्रद सन्नाटे को तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके गले के दर्द ने उसे रोक दिया। बीच पर जो कुछ हुआ उसके कारण स्कारलेट अपने डिनर का आनंद नहीं ले पाए, उसकी भूख मर गई थी और जेंडर रिले के साथ एक ही टेबल पर बैठने में वह असहज महसूस कर रही थी। यह आदमी उसे केवल एक ठंडा चेहरा ही दिखा सकता था, और उसे इससे नफरत थी। जेंडर के सख्त चेहरे ने स्कारलेट को बात करने से रोक दिया, हालांकि वह उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, कमरे की अजीबोगरीब स्थिति को सहन किया और अपना बेस्वाद डिनर निगलने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद उसने आखिरकार अपना खाना खत्म किया। इससे पहले कि वह सोचती कि वह अब आजाद है और अपने बेडरूम में जाना चाहती थी, जेंडर रिले ने उसे लिविंग रूम में साथ बैठने के लिए कहा। स्कारलेट अपने कदमों पर रुक गई और उसे देखने के लिए मुड़ी।
उसकी सुंदर भूरी भौहें विरोध करना चाहती थीं, लेकिन फिर से उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। वह खामोशी से उसे देखती रही, अनिच्छुक, लेकिन फिर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। वह उसकी ओर चल पड़ी। उसके सामने बैठने के बाद उसने पूछा, क्या बात है मिस स्कारलेट, हम कल सुबह निकलेंगे। नाश्ते के बाद जेंडर ने उसकी ओर देखते हुए बिना पलक झपकाए कहा। स्कारलेट ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, लोगन ने मुझे बताया था। हम सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट ले रहे हैं, है ना? हाँ। सुनिश्चित करें कि आप अपना अलार्म लगा लें। बिल्कुल। चिंता न करें, मैं समय की पाबंद हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट की आवाज कर्कश लग रही थी, और उसका गला दुख रहा था। वह अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकती थी। वह बस अपने कमरे में वापस जाकर गर्म पानी से नहाना चाहती थी। जेंडर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ और, वरना मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना है। उसने तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए बहाना बनाया। कोई चीज उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। वह जेंडर के ठंडे व्यवहार से नाखुश होने लगी थी। और पहली बार उसे जेंडर रिले जैसे आदमी से शादी करने के लिए सहमत होने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। क्या मुझे हमारा समझौता रद्द कर देना चाहिए? स्कारलेट ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए सोचा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी आंखें फिर से नीचे कर ली। उसका आभामंडल और इतना मजबूत कैसे हो सकता था? वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देख तक नहीं पा रही थी। उससे अपना अनुबंध विवाह रद्द करने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात थी। वह वाक्य जो उसने अभी अभी मन ही मन बुना था, उसकी नजर पड़ते ही गायब हो गया। यह आदमी अपनी नजरों और शब्दों के मामले में बहुत कंजूस था। मिस स्कारलेट, आपके पिता और मिस्टर फ्रांस की समस्या के बारे में मैंने आपके लिए इसे हल कर दिया है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेंडर की गहरी आवाज ने स्कारलेट को चौंका दिया। उसने अपनी आंखें मिलाने के लिए सिर उठाया। उसकी आंखों में वह सामान्य ठंडापन नहीं था, बल्कि एक गर्माहट थी जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया, जैसे उसने उसकी नीली आंखों में वसंत देखा हो। और आज पहली बार उसे राहत महसूस हुई। अब उसके पिता और लॉरेन उसे अकेला छोड़ देंगे। वह जेंडर की बहुत आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर जेंडर, वह उसे देखकर मुस्कुराए। जेंडर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, ये कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, ये हमारे सौदे का हिस्सा है। शुभ रात्रि, उसने कहा और चला गया। जैसे किसी ने अभी उसके सिर पर वार किया हो, वह अचानक होश में आ गई। वह कैसे सोच सकती थी कि यह आदमी उसके प्रति दयालु और गर्मजोशी महसूस करने लगा है। पता चला कि उसने पहले जो देखा था वह सिर्फ एक भ्रम था जो उसकी आंखें देखना चाहती थीं। जेंडर की वह गर्मजोशी भरी नजर नकली थी। जागो, स्कारलेट। आह, आप सही कह रहे हैं। एक फी की मुस्कान तब उभरी जब उसने उसे बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में जाते देखा। आइस प्रिंस जेंडर ने अब उसे भ्रमित कर दिया था। उसके पास उनके समझौते को रद्द करने का कोई मौका नहीं था। उसने पहले ही उसकी मदद कर दी थी। अब वह केवल उनकी योजना के साथ आगे बढ़ सकती थी। कल सुबह वह उसके साथ राजधानी जाएगी ताकि उनकी फर्जी शादी को रजिस्टर किया जा सके, और वह 1 साल तक उसके साथ रहेगी। यह सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन उसका दिल एक अनजानी भावना से क्यों कांप रहा था। स्कारलेट, तुम ये कर सकती हो। 1 साल में केवल 365 दिन होते हैं। उसने सकारात्मक सोचने की कोशिश की और अपनी कमजोर आत्मा को प्रेरित करते हुए अपने पैरों को अपने कमरे की ओर घसीटा। स्कारलेट बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। उसका मन बेचैन था और उसका शरीर दर्द कर रहा था। हर बार कुछ निगलने पर उसका गला दुखता था। उसे अपने शरीर का तापमान बढ़ता हुआ भी महसूस हुआ। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने उसे कोई राहत नहीं दी। कई घंटे बीत गए। स्कारलेट करवटें बदल रही थी, सोने की आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। संघर्ष करते हुए वह बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर चली गई।
वह अपने जलते हुए चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहती थी, लेकिन जब उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वह चौंक गई। वह मुश्किल से अपना चेहरा पहचान पा रही थी। यह एक उबले हुए केकड़े जैसा लग रहा था। हे भगवान, मुझे अब बुखार क्यों आ गया? वह अपने जलते हुए माथे को छूते हुए बुदबुदाए, अब क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर सुध बुध खोने के बाद स्कारलेट ने रूम सर्विस को फोन करने का फैसला किया। उसे दवा मांगनी थी, लेकिन उसके कमरे का लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे बाहर जाना ही पड़ा। स्कारलेट धीरे से अपने बेडरूम का दरवाजा खोलती है। डर है कि कहीं वह कोई ऐसा शोर न कर दे जिससे जेंडर जाग जाए। वह उस आइस प्रिंस को चिढ़ा नहीं सकती। इसके अलावा, वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसे बुखार है। जेंडर के चिड़चिड़े भाव की कल्पना मात्र से ही स्कारलेट के सिर में दर्द होने लगा। उस आदमी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। स्कारलेट को तब राहत मिली जब उसने पाया कि लिविंग रूम में रोशनी कम थी। उसने तुरंत लैंडलाइन की तलाश की और उसे सोफे के पास पाया। उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह फोन भी खराब था। हे भगवान, इतना आलीशान कमरा, लेकिन लैंडलाइन काम नहीं करता। उसने हाथ में फोन लेकर अपनी झुंझलाहट व्यक्त की। उसका जलता हुआ शरीर और घूमता हुआ सिर उसे कमजोर महसूस कराने लगा। वह थोड़ी देर सोफे पर बैठ गई, अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगी। और यह भी सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। कुछ समय बाद, उसने फैसला किया है कि वह जेंडर को नहीं जगाएगी, ताकि वह आदमी परेशान न हो। वह लोगन को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसे उसका नंबर भी नहीं पता था। अब वह केवल एक ही काम कर सकती थी, रिसेप्शन पर जाकर मदद मांगना। लेकिन क्या वह ऐसा कर सकती है? उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। वह असहाय महसूस कर रही थी। यह पहली बार है जब उसे अपने असिस्टेंट क्रूज की याद आ रही है। क्रूज ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह इस तरह के समय में भरोसा कर सकती थी। हालांकि वह आदमी जहां वह थी, वहां से सैकड़ों मील दूर था। वह उसकी मदद कैसे कर सकता है? स्कारलेट ने अपनी भौहों की मालिश की और फिर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। हालांकि जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी, उसने जेंडर को उसका नाम पुकारते हुए सुना, मिस स्कारलेट। क्षण भर में ही उसका शरीर सुन्न जड़ हो गया।